हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट पेपर 1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? 14 सितंबर को। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पे हम सिर्फ आंसर पे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, प्रारूपण का अर्थ है। तो प्रारूपण का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा या फिर प्रार्थना पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश या फिर लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यंत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। ये क्या है? ओज गुण की परिभाषा जो भरत मुनि ने दी है। नेक्स्ट है, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छल के। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अवधा, लक्षणा, व्यंजना। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो राइट आंसर है यहाँ पे 10 मानी है, ठीक है। वहीं पे मम्मट ने जो है 3 माने हैं, ठीक है। भामह ने भी 3 माने हैं, भामह ने, मम्मट ने 3 माने हैं और भरत ने जो है ये 10 माने हैं। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, अविधा, तात्पर्य या फिर व्यंजना। तो राइट आंसर यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए नेक्स्ट है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाएगी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उसको हम लक्षणा कहेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो राइट आंसर है यहाँ पे अविधा शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ ही हमें उसको शब्द जो है पता चल रहे हैं। साहित्य दर्पण, ये किसकी रचना है? तो राइट आंसर है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की ये रचना है। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पई, कुंडलिया, इंद्रवज्रा या फिर उपजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कुंडलिया में, ठीक है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। यहाँ पर कौन सा छंद है? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। चौपाई, हरिगीतिका, रोला या फिर मालिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिगीतिका। नेक्स्ट है, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्यधिकारी वही बनेगी। यहाँ पर कौन सा छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 41 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो कवित्त कहलाता है। नेक्स्ट है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बांक नहीं, तह साच चले तजी आपन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं। अब यहाँ पर किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो राइट आंसर है छप्पई जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, जबकि दोहा, सोरठा और बरवे ये क्या है? सममात्रिक छंद है। छप्पई क्या है? तो छप्पई विषम मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा अभी हमने बताया कि दोहा क्या है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे मात्रिक अर्धसम राइट हो जाएगा। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर बरवे छंद का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर या फिर शांत।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को डैश कहते हैं। व्यभिचारी, विभाव, संचारी या फिर अनुभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको विभाव कहते हैं। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक या फिर लोल्लट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा भट्टनायक से। नेक्स्ट है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलडावे दुलराए महलावे, जोई जोई कछु गावे। यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या फिर भयानक रस। जसोदा हरि पालना, तो यहाँ पर मातृत्व का हमें भाव देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33, 37, 35 या फिर 34। तो राइट आंसर हो जाएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33। रस को काव्य का क्या माना है? आनंद, कारक, आत्मा या फिर आधार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आत्मा माना गया है। ठीक है। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है या फिर वात्सल्य रस है। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। अब यहाँ पर आपको विधेय का सही विकल्प पहचाना है। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है, बहुत देर से नाच रहा है। यहाँ पर आपको विधेय बताना है, सुंदर मोर बहुत देर से या फिर नाच रहा है। तो राइट आंसर है बहुत देर से नाच रहा है। ये क्या है? विधेय है। और सुंदर मोर ये क्या है? तो ये आपका सब्जेक्ट यानी विषय है, यानी उद्देश्य है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। यहाँ पे आपको बताना है, तो जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। विवेक काम से आया और थक कर सो गया, माताजी खाना बना रही है, दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर तब तुम्हें ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, कि एक जो वाक्य है उस पर दूसरा क्या है? आश्रित है, तो उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लोगे तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो राइट आंसर यहाँ भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। अब यहाँ पर उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये शुद्ध है। अब यहाँ पे खाया नहीं आएगा। मैंने आप पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, फिर इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका, हल्की सी नहीं हल्का सा, फिर है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय का योग बताना है कि कौन सा। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। नदी तट का, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नदी तट का रमणीय दृश्य। किसके बारे में बात हो रही है? नदी तट के रमणीय दृश्य। ये क्या है? उद्देश्य है। और मेरे मस्तिष्क का में पूरी तरह से छा गया, तो यहाँ पर ये वाला जो है राइट है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला हमारा राइट है। ठीक है, जो इसमें इसको मिलाया गया है वो राइट है, बाकी सारे रॉन्ग मिलाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मिश्र है, सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्या है? संयुक्त वाक्य है।
शुद्ध वाक्य बताइए। मैं तुमको देखा, मैंने तुमको देखा, राम ने लिख चुका, राम ने लिख चुका कैसे होगा, राम लिख चुका। मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिया। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो गया मोहन ने रोटी खाई। यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी की बात करें तो तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है, लिखी नहीं, की है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, पहिए जरूरी नहीं है, ठीक है। काल चक्र के से बचना संभव नहीं है, ठीक है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, विलाप करने लगे, इतना काफी है, रोने लगे नहीं आएगा। बताओ कि तुम कब लौटे, ये वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। तुम कब लौटे यह बताओ, अपने लौटने का सही सही समय बताओ, बताओ तुम कब लौटे, या फिर अपने लौटने का समय बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने लौटने का समय बताओ, ये क्या है, सरल वाक्य है। मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। मोहन घर जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको सरल वाक्य कहते हैं, एक क्रिया हो और एक कर्ता हो। आकाश पताल एक करना, इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुत भारी प्रयास करना। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, अब यहाँ पर क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। यहाँ पर मुहावरे को उनके अर्थ से मिलाना है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का क्या होगा? अड़चन डालना। आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना यानी वश न चलना। कान भरना यानी चुगली करना। तो ये हो गया हमारा मिलान। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर क्या है? कार्य का शुभारंभ करना। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है? अनमेल वस्तुओं का संयोग। मुट्ठी गरम करना, इसका तात्पर्य क्या है? घूस देना। चलिए नेक्स्ट है अपनी डफली आप बजाना। अब इसका तात्पर्य क्या है? कि अपने मन की करना। यहाँ पर किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना यानी गायब होना, कान भरना पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, सिर उठाना विरोध में खड़ा होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह छिपाना। गायब होना नहीं होता, मुंह छिपाने का मतलब होता है लज्जित होना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गलत है। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमिलित कीजिए। वनवास कौन सा समास है? ये कर्मधारय। अच्छा यहाँ पे आपको मिलान करना है। वनवास जो होता है ये क्या होता है? तत्पुरुष होता है। दान पुण्य, दान और पुण्य तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो गया। चलिए आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। त्रिनेत्र यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो गया। यथाविधि, यथा आ गया तो क्या आ जाएगा? अवयवी हो गया। चलिए जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय तो क्या आ जाएगा? द्वंद्व आ जाएगा। प्रतिदिनम, प्रति आ गया तो क्या आ जाएगा? प्रतिदिनम, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का पीताम्बर, आजीवन, पाप पुण्य, चौमासा। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर। आजीवन अव्ययी भाव है, चौमासा द्वंद्व, चौमासा यानी ये द्विगु है और ये द्वंद्व है, ठीक है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाचक, अब संख्यावाचक किसका होता है? तो ये द्विगु का होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दो अलग अलग हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो गया। भयाकुल, भयाकुल में क्या हो जाएगा? भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल या फिर भय से आकुल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भय से आकुल।
अव्ययी भाव समास यहाँ पर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रातों रात, ये क्या है? अव्ययी भाव समास। कपड़ छंद यानी कपड़ा को छाने वाला तत्पुरुष हो गया। ठकुर सुहाती, ये भी वही हो गया। सेना का पति, ये सारे हो गए। चलिए, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जमा अन, ठीक है। नेक्स्ट है रीति अनुसार, इसका संधि कैसा होगा? रीत्यानुसार, यानी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। संधि विच्छेद सही नहीं है। सुरेश सुरजमाइश, रमेश राम जमाइश सही नहीं है। महाजमाइश, नागेश नाग जमाइश, तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये शुद्ध नहीं है। राम जमा ईश नहीं होगा, बल्कि रमेश जो है रमा जमा ईश होगा, ठीक है। रमा जमा ईश रमेश होता है, तो ये गुण संधि है। जगन्नाथ, अब इसका क्या हो जाएगा? जगत जमानाथ जगन्नाथ, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भानुदय, इसका संधि कैसे होगा बताइए? भानुदय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला। और यहाँ पर अयादि संधि बताना है आपको। अयादि का उदाहरण नहीं है। नायक भी है, वागीश ये नहीं होगा, ठीक है, वागीश नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वर्णिक छंद का अनुक्रम बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाता है, तो सबसे पहले इंद्रवज्र आएगा, फिर वसंत तिलका आएगा, मदाक्रांता, फिर शार्दूल, ठीक है। इंद्रवज्र में 11 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, इसमें 17 होते हैं और इसमें 19 होते हैं, तो ये इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। अवधि का निजी छंद है, तो अवधि का जो निजी छंद है वो है बरवई। नेक्स्ट है यहाँ पर एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव रहने वाला धन है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे विद्या सदैव रहने वाला धन है, ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सदैव सदैव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं और राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, आम सभा नहीं है। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्य सूचक या फिर इच्छार्थक? तो राइट आंसर यहाँ पे सामर्थ्य सूचक है, सामर्थ्यता है कि अब वो चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ पर ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न है, नहीं है, विस्मया नहीं है, इच्छा है, निषेधार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? इच्छा है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। शीलाई और अंधे को सहारा दिया, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य है, और से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। हास्य रस के कुल कितने भेद हैं? तो हास्य रस के कुल 6 भेद होते हैं, स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित और अतिहसित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व का तो वैसे ही पता चल जाता है, पाप पुण्य। वह समास पद जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसको कर्मधारय कहते हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है उसका पुरुष, ये होता है तत्पुरुष का अर्थ। अभिषेक, अभिषेक में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, अभी जमा शेक, ये होगा, ये वाला सेक होता है, ठीक है, अभी जमा सेक, और इस स का इसमें परिवर्तित हो जाता है। अत्युक्ति यानी अति जमा उक्ति, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है।
आधा था और उसके बाद जो है य आ जाए तो। निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि आपको बताना है। तो ये भानुदे में क्या है? स्वर संधि है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। देखिए नमस्कार में नमः जमाकार तो विसर्ग संधि हो गई। जगदीश जगत जमा ईश व्यंजन संधि हो गई। भानुदय भानु जमा उदय स्वर संधि हो गई। दुर्लभ दुह जमा लभ तो ये विसर्ग संधि हो गई। यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो यह कौन सी यह कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है। ठीक है, जो व्याकरण जानता है इसके लिए एक शब्द क्या है? शास्त्रीय व्याकरणविद, व्याकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसको व्याकरण कहते हैं। जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वही विलाप से आशय रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। तो राइट आंसर हो जाएगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ये क्या है? विलाप का अर्थ। भुजंग का अर्थ क्या है? तो भुजंग का अर्थ क्या है? तो भुजंग का अर्थ होता है सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सांप। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर है हिंदी को। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो राइट आंसर है 1/3। नेक्स्ट है इनमें से एक राज्य हिंदी भाषी है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश क्या है? हिंदी भाषी है। चीना शुंक शब्द का अर्थ होता है। तो चीना शुंक का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है रेशम। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रशंसा पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है अमर्ष। अमर्ष का अर्थ क्या है? अमर्ष क्या है? अमर्ष जो है क्या है? संचारी भाव है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या फिर भाववाच्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत वाक्य है। मरम वचन जब सीता बोला, सीता बोला बोला कैसे होगा? सीता बोली। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। यहाँ पे कर्मवाच्य कौन सा है? शीला से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्योंकि पढ़ना जो है ये एक सकर्मक क्रिया है और जो सकर्मक क्रिया होती है ये सदैव क्या है? कर्मवाच्य होती है। ठीक है, और जो भाववाच्य होगा वो हमेशा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया है, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता। विनय से चला नहीं जाता, ये हो गया आपका भाववाच्य। रोशनी फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य कौन सा नहीं है? विनय से चला नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है, अभी मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट है, बिनु पद चले सुने बिन काना, ये कौन सा अलंकार है? तो ये विभावना अलंकार है। तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब रंग अंग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। मानो आ गया है तो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। सागर से हिलोरे, सागर पर हिलोर का रूप है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मुख कमल, मुख पर क्या है? कमल।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूपक अलंकार। ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक, ये किस अलंकार के भेद है? तो ये उपमा अलंकार के भेद है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, आशीर्वाद सा से सी से सरिस। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गुसाई, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलंकत है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या है? कवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार सौंदर्य अर्थ में नहीं होता तो वहां पे क्या है? अर्थालंकार होता है। अलंकारों के महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विषुणता आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं है। उत्पन्न नहीं करते बल्कि इसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और क्रमबद्धता, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, तारतम्यता और उपलब्धता, तन्मयता और श्रृंखलाबद्धता। तो तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता। नेक्स्ट है संक्षेपण का नियम नहीं है। सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना। मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। आवश्यक प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखनी चाहिए। संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा नियम नहीं है? तो राइट आंसर है संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, ये नियम सही नहीं है, क्योंकि भाषा शैली हमेशा संक्षेपण में क्या है? प्रथम पुरुष नहीं बल्कि इसको उत्तम पुरुष में होनी चाहिए। राइट। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट रह गए हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।